हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 13 फरवरी को 12 नए थानों का करेंगे शिलान्यास। पुलिस को मिलेगी 636 पेट्रोलिंग वाहन। झारखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। आज 13 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित विधानसभा परिसर से राज्य के 12 नए आधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न थानों को पेट्रोलिंग के लिए बड़ी संख्या में वाहन भी उपलब्ध कराएंगे। पहले चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन थानों को सौंपे जाएंगे, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में पुलिस की क्षमता और मजबूत होगी। बताया गया है कि राज्य में कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से प्रथम चरण में यह वाहन पुलिस थानों को दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि नए आधुनिक थानों के निर्माण और आधुनिक वाहनों की उपलब्धता से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आम जनता को त्वरित और बेहतर सुरक्षा सेवा मिल सकेगी। इस कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। झारखंड के होटलों में रुकना पड़ेगा महंगा, पर्यटकों को देना होगा नया टैक्स, बदल गया डाल्टनगंज स्टेशन का नाम। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 40 विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में जिस प्रस्ताव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है झारखंड शहर पर्यटन कर नियमावली, जिसके तहत प्रदेश में आने वाले और शहरी होटल में ठहरने वाले यात्रियों से कुल बिल मूल्य पर कर वसूला जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में बुनियादी ढांचा और शिक्षा सहित कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने झारखंड शहरी पर्यटन कर नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत घरेलू पर्यटकों को किसी भी होटल जीएसटी या नॉन जीएसटी में ठहरने पर उनके कुल बिल का 2% राज्य सरकार को टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा। आगे उन्होंने बताया कि जिन होटल में जीएसटी की दर 18% से कम है वहां पर पर्यटकों से 2.5% टैक्स वसूला जाएगा, जबकि जिन होटलों में जीएसटी की दर 18% या उससे अधिक है वहां पर्यटक शुल्क 5% होगा। विदेशी पर्यटकों के मामले में उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए गैर जीएसटी होटल में कर की दर 4% होगी, वही 18% से कम जीएसटी वाले होटल में उनसे 5% लिया जाएगा और 18% या उससे ज्यादा जीएसटी वाले होटल में विदेशी पर्यटकों से 10% की दर से टैक्स लिया जाएगा। साथ ही बैठक में कैबिनेट ने पलामू जिले के ऐतिहासिक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में आधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 276.49 करोड़ रुपए का कोष बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा की गणना करने के लिए कट ऑफ तारीख अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2022 तक और न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2026 तक तय करने को मंजूरी दे दी गई है। पलामू में शादी के भोज के बाद बिगड़ी 100 से अधिक लोगों की तबियत, कई की हालत गंभीर। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत बोहिता गांव के पोखरपार टोला में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि बोहिता गाँव के निवासी हरिशंकर चंद्रवंशी के बेटे की शादी समारोह में ग्रामीणों और बारातियों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। समारोह में शामिल लोगों ने पूड़ी, बुंदिया और सब्जी खाई थी, लेकिन बारात की जाने के कुछ देर बाद ही लोगों की तबियत अचानक बिगड़ने लगी और कई लोगों को उल्टी, दस्त की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बीमार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। स्थिति गंभीर होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया। बीमारों को लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सतबरवा के निजी क्लिनिक और मेदिनीनगर के एमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण गाँव के
उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के बरामदगी में अस्थायी कैंप लगाकर भी इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जिस तेल में पूड़ी तली गई थी उसमें छिपकली गिरने की आशंका जताई जा रही है, जिससे खाना जहरीला हो गया होगा और लोग बीमार पड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पलामू के सिविल सर्जन ने बताया कि सभी बीमार लोगों में डायरिया के लक्षण पाए गए हैं और सभी के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। झारखंड में 2 दिन राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 15 मार्च से बारिश और तेज हवा के आसार। तो झारखंड में अगले 2 दिन तक मौसम अपेक्षाकृत शांत और साफ रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज 13 और कल 14 मार्च को राज्य में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान लोगों को बारिश या आंधी तूफान से राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद 15 मार्च से मौसम के मिजाज में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 मार्च से 18 मार्च के बीच कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवा और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। खासकर उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड के हिस्सों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान पलामू के डाल्टनगंज में रही, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में दर्ज किया गया है। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे यहां रात अपेक्षाकृत ठंडी रही। छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति, मंत्री विधायक को आईएएस और आईपीएस जैसी स्वास्थ्य सुविधा। हेमंत कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी लगाई मंजूरी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी लगाई गई है। इनमें मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया है, जिससे इसका लाभ अब झारखंड के सभी तकनीकी महाविद्यालय की छात्राओं को भी मिलेगा। वहीं रांची महिला कॉलेज परिसर में छात्राओं के लिए 528 बेड का छात्रावास अब मोरहाबादी स्थित कल्याण परिषद के परिसर में बनाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों को भी आईएएस तथा आईपीएस अफसरों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवार का बेहतर एवं कैशलेस इलाज देश भर के अस्पतालों में हो सकेगा। साथ ही कैबिनेट ने राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा राज्य की एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ते के भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। अब 10 रुपए के स्थान पर 25 रुपए का नाश्ता मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालय तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा के सामने रैयतों और किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। कहा, रिम्स 2 के लिए नगरी में खेती योग्य जमीन नहीं देंगे। रांची के कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए कृषि योग्य जमीन अधिग्रहण के विरोध में नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को कांके नगरी के रैयतों ने विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान और जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम साही मुंडा सहित बड़ी संख्या में कांके नगरी के किसान, रैयत और कृषक मजदूर शामिल रहे। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य की हेमंत सरकार से नगरी कांके की जगह अन्य किसी जगह पर रिम्स 2 बनाने का आग्रह किया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगे भी रखी, जिसमें मुख्य रूप से नगरी के किसानों की उपजाऊ खेती योग्य जमीन की जगह किसी अन्य जगह पर रिम्स 2 बनाने, कांके नगरी में 1950 के दशक में हुए फर्जी भूमि अधिग्रहण को रद्द करने और वर्ष 2012 में बंद कर दिए गए जमीन की लगान रसीद को फिर से शुरू करने की मांग की। कोडरमा के चंदवारा थाना एसआई 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मांगी थी 1 लाख की घूस, एसीबी ने लिया एक्शन। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर एसआई पवन राम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार को हुई। आवेदक प्रेमकांत नायक ने बताया कि यह मामला चंदवारा थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री से संबंधित है। पिछले महीने इस संबंध में चंदवारा थाना में कांड संख्या 3126 दर्ज किया गया था, जिसकी जांच का जिम्मा एसआई पवन राम को सौंपा गया था।
रामनवमी पर डीजे बजाने की मांग पर इरफान अंसारी ने दिया जवाब, कहा यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जामताड़ा में मौत से ले सबक। रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध को लेकर चल रही सियासत के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे खुद रामनवमी मनाने हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा जाएंगे तथा बिना डीजे के जुलूस में शामिल होंगे। भाजपा द्वारा डीजे बजाने की मांग पर आपत्ति जताते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं एक डॉक्टर भी हूं, इस लिहाज से कहता हूं कि डीजे की तेज आवाज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जामताड़ा में डीजे की आवाज से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, इससे हमें सबक लेना चाहिए। विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। रामनवमी एक बड़ा पर्व है और मैं इसमें शामिल होऊंगा, जिसको रोकना है रोक कर दिखा दे। हाइवा की चपेट में आने से ससुर दामाद की मौत। कोडरमा में हाइवा ने बाइक सवारों को 100 मीटर तक घसीटा, पुलिस ने चालक को पकड़ा। कोडरमा जमुना मुख्य मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के जलवाबाद के पास दोपहर करीब 3 बजे हुई। मृतक की पहचान नवलसाही निवासी 62 वर्षीय दिनेश्वर ठाकुर और उनके दामाद गिरिडीह के चिलका गांव निवासी 35 वर्षीय सचिन ठाकुर के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गिट्टी लदा एक हाइवा डोमचांद से कोडरमा की ओर जा रहा था। उसके पीछे से एक बाइक पर दिनेश्वर ठाकुर और सचिन ठाकुर भी कोडरमा की दिशा में जा रहे थे। नगर खारा के पास बाइक सवार ने हाइवा को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक हाइवा की चपेट में आ गई और उसमें फंस गई। हाइवा ने बाइक और उस पर सवार दोनों लोगों को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए जलवाबाद तक पहुंचा दिया। इस भीषण टक्कर से दोनों बाइक सवारों के शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना पर कोडरमा थाना के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। इधर पुलिस ने हाइवा चालक और उपचालक को हिरासत में ले लिया है, साथ ही हाइवा को भी जब्त कर लिया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लंबित छात्रवृत्ति के विरोध में छात्र मोर्चा ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति के विरोध में झारखंड छात्र मोर्चा झामो ने गुरुवार को गिरिडीह में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान से टावर चौक तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। संगठन के नेताओं ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित है, इसके चलते छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोर्चा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए निर्देश दिया है। छात्र नेता अभय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी छात्र छात्राओं के हितों की अनदेखी कर रही है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हजारीबाग में गैस व पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य, एसडीओ ने की समीक्षा बैठक। हजारीबाग जिले में घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। किसी भी उपभोक्ता को ईंधन की कमी से परेशानी नहीं होगी। ये बात उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने कही। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुरली यादव, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के नोडल पदाधिकारी, सेल्स मैनेजर, गैस एजेंसी प्रतिनिधि तथा पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी उपभोक्ता को गैस से वंचित नहीं रखा जाएगा। हालांकि वर्तमान में कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति बाधित रहने के कारण होटलों को इसकी सप्लाई नहीं हो रही है। गैस एजेंसियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को गैस वितरण के लिए डीएसई कोड की व्यवस्था है। जिन लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें गैस उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। इस पर एसडीओ ने सभी एजेंसियों को 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने स्कूलों और अस्पतालों में गैस आपूर्ति हर हाल में निर्बाध रखने व होटलों में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल डीजल की नियमित आपूर्ति बनाए रखने और जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। रांची के कांके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित सुकुरहुट्टू में गुरुवार देर शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक व्यक्ति का नाम राजेंद्र मुंडा है। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले की जानकारी कांके थाना की पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कांके थाना की पुलिस ने बताया है कि हत्या के पीछे क्या वजह है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। मृतक राजेंद्र मुंडा का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पहले भी कांके इलाके के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद में उनकी हत्या कर दी गई है।
धनबाद और लातेहार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट। डॉग स्क्वाड ने परिसर में की सघन जांच, कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं। झारखंड के धनबाद और लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एहतियात के तौर पर सिविल कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। बताते चले कि धनबाद कोर्ट को दूसरी बार यह धमकी मिली है। इस दौरान कोर्ट परिसर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ वहां खड़ी गाड़ियों की भी बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और पूरे परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर डीएसपी जो है डीएन बंका और धनबाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। डॉग स्क्वाड की टीम ने कोर्ट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी गहनता से जांच की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है और समय समय पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को की गई जांच के दौरान किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की सतर्कता जारी है। गुमला में पंचायत महिला सचिव गिरफ्तार, 8,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ी गई। कुएं की मरम्मत के बिल पास करने के एवज में मांगी थी घूस। गुमला जिले के बिशुनपुर ब्लॉक की सेरका पंचायत सचिव किरण कुसुम खलगो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई। परिवादी परमेश्वर सिंह 52 वर्षीय निवासी चट्टी सेरका पंचायत ने रांची स्थित एसीबी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा द्वारा उनकी जमीन पर कुएं की मरम्मत का कार्य उन्हें सौंपा गया था, जो पूरा हो चुका था। कार्य पूरा होने के बाद शेष राशि के भुगतान और बिल पास करने के एवज में पंचायत सचिव किरण कुसुम खलगो द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। परिवादी रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे। एसीबी ने आवेदन का विधिवत सत्यापन किया, जिसमें आरोप सत्य पाए गए। एसीबी की टीम ने 12 मार्च को पंचायत सचिव किरण कुसुम खलगो को बिशुनपुर ब्लॉक गुमला से 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा में जिंदा जल गया युवक, पेट्रोल स्टॉक की कोशिश साबित हुई जानलेवा। झारखंड के गढ़वा जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। सड़क हादसे के बाद युवक जिंदा जल गया है। युवक पेट्रोल पंप से प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल भरवाकर मोपेड से घर लौट रहा था। इसी क्रम में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवक के मोपेड में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेट्रोल से भरा गैलन युवक पर गिरकर फट गया और देखते ही देखते युवक के पूरे शरीर में आग लग गई। परिजन गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को रांची रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार युवक 80% तक झुलस चुका है। रांची ले जाने के क्रम में युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना गढ़वा अंबिकापुर मार्ग पर गढ़वा थाना क्षेत्र में हुई है। मृत युवक की पहचान लोटो गांव निवासी शंभू प्रसाद गुप्ता के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शंभू प्रसाद गुप्ता ने लोटो गांव स्थित पेट्रोल पंप पर प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल खरीदा था और उसे मोपेड पर रखकर ज्यों ही सड़क पर आया, तभी एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड में टक्कर मार दी, जिससे गैलन फट गया और आग लग गई, जिससे मोपेड और उस पर सवार युवक आग की चपेट में आ गया। युवक के पूरे शरीर से आग की लपटें उठ रही थी और वह जान बचाने की कोशिश में सड़क पर दौड़ रहा था। घटनास्थल पर मौजूद लोग जब तक आग बुझाते तब तक युवक का शरीर गंभीर रूप से झुलस चुका था। परिजनों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए, इसके लिए शंभू प्रसाद गैलन में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे थे। इसी क्रम में हादसा हो गया। वह इस घटना को लेकर उबरा पंचायत के मुखिया राम लखन राम ने भी घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की संभावित किल्लत के डर से युवक पेट्रोल स्टॉक कर रहा था। इसी क्रम में हादसे का शिकार हो गया। डीजे पाबंदी पर भाजपा विधायकों की नारेबाजी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा लाउडस्पीकर अजान से परहेज नहीं पर डीजे से है। बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा परिसर में गुरुवार को हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर रोक और प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा छाया रहा। जिला प्रशासन द्वारा डीजे को जब्त किए जाने के विरोध में भाजपा विधायक सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। इस दौरान किसानों के धान खरीद और सरकारी राशन के वितरण में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितता को लेकर भाजपा विधायक सरकार खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को हर दिन लाउडस्पीकर के जरिए सुबह 4:30 बजे होने वाले आजान से परहेज नहीं है। वही रामनवमी जैसे त्यौहार में बजने वाले डीजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जब्त किया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। उन्होंने कहा कि इसी से सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि वह किस तरह से भेदभाव कर रही है। वही भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा है कि रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ झारखंड में मनाया जाता है। ऐसे में यदि गाजा बाजा के साथ लोग नहीं मनाएंगे तो आखिर कैसे मनाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि डीजे की अनुमति दे और इससे ना रोके।
गिरिडीह में ट्रक डंपर से टकराया, चालक की मौत। बगोदर जीटी रोड पर हादसा, पश्चिम बंगाल से बिहार जा रहा था ट्रक। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। यह घटना जीटी रोड स्थित अटका में हुई, जहां एक खड़े डंपर से ट्रक टकरा गया। ट्रक पश्चिम बंगाल से तार लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। जानकारी के अनुसार यह हादसा जीटी रोड पर अटका में बैंक ऑफ इंडिया के पास हुआ। ट्रक ने पहले से दुर्घटनाग्रस्त होकर खड़े एक डंपर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन के अंदर ही बुरी तरह से फंस गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद ट्रक के केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चालक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पप्पू यादव के रूप में हुई है, जो बिहार के बक्सर जिले का निवासी बताया जा रहा है। सीएम हेमंत की मौजूदगी में झारखंड सरकार और आईआईएचआर के बीच एमओयू, उद्यानिकी विकास को मिलेगा नया बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को झारखंड सरकार के उद्यान निदेशालय और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आईआईएचआर बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र के विकास और विस्तार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के साथ हुए इस समझौते से राज्य में फल, सब्जी, सजावटी पौधे, औषधीय फसल और मशरूम उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार मूल्य में सुधार होने की उम्मीद है। 29 मार्च को होगी जेट की परीक्षा। मई के दूसरे हफ्ते में आएगा रिजल्ट। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सौनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने और जेट की परीक्षा लंबित रखने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024 की परीक्षा 29 मार्च 2026 को होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है और परीक्षा का परिणाम मई के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाने की संभावना है। जेपीएससी के सचिव ने इस संबंध में कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त। धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त किया है। पूजा टॉकीज इलाके में गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 1400 किलो मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल के 6 टीन बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार से आने वाली बुंदेला एसी बस के जरिए यह पनीर धनबाद लाया जा रहा था। आशंका है कि इसे शहर के विभिन्न बाजारों में खपाने की तैयारी थी। सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस से पूरी खेप को जब्त कर लिया। मौके पर ही पनीर की प्राथमिक जांच के लिए स्टार्च टेस्ट किया गया, जिसमें सभी नमूने फेल पाए गए। शुरुआती जांच में पनीर के मिलावटी और निम्न गुणवत्ता की होने की पुष्टि हुई। जब्त खाद्य सामग्री के नमूनों को आगे की विस्तृत जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी रांची भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक लैब रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और कारोबारियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में टोटो की टक्कर से 10 वर्षीय बालक की मौत। चास धनबाद मुख्य मार्ग पर हादसा, परिवार ने की मुआवजे की मांग। बोकारो के चास धनबाद मुख्य मार्ग पर बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। यह घटना देर रात करीब 12 बजे हुई। मृतक की पहचान नवाडी पंचायत के ग्राम कासीडी निवासी रघुवीर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रघुवीर एक शादी समारोह से टोटो गाड़ी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान चास धनबाद मुख्य मार्ग पर टोटो की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की मौसी ममता देवी ने बताया कि रघुवीर शादी समारोह से लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को उचित सहायता मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने चास धनबाद मुख्य मार्ग पर अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और वाहनों की गति नियंत्रित करने की मांग की है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव की तिलोपदा गांव के नाले में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड की लांडूपादा गांव के 22 साई टोला स्थित एक नाले में गुरुवार को एक नवजात बच्ची का शव मिला, जिसके बाद कराईकेला पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि कुछ बच्चे नाला में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान बच्चों ने एक नवजात बच्ची का शव देखा। शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 2-3 दिन पूर्व बच्ची की हत्या कर शव को फेंका गया है। इधर बच्चों ने मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर कराईकेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस मृत बच्ची के शव की शिनाख्त में जुटी है। कराईकेला थाना प्रभारी प्यारे हसन ने बताया कि शव की पहचान को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। शव को अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। साहिबगंज में बेमौसम बारिश से गेहूं मकई की फसल खराब, हजारों एकड़ में पैदावार प्रभावित, किसानों की बढ़ी चिंता। साहिबगंज जिले में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने गेहूं और मकई की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। मार्च का महीना किसानों के लिए फसल कटाई की तैयारियों का समय होता है, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल साहिबगंज जिले के दियारा क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसल तेज आंधी और बारिश के कारण बिछ गई, जिससे दानों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि इस बार मकई और गेहूं के दाने कमजोर और छोटे रह गए हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। इस बार लगभग हजारों एकड़ जमीन पर मकई और गेहूं की बुआई की गई थी। किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक बदले मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फिर दिया, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अनुमान है कि इस साल गेहूं के उत्पादन में गिरावट हो सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लातेहार में 2 महिलाओं की मौत, एक को हाथी ने मारा, दूसरी दुर्घटना की हुई शिकार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में गुरुवार को अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना हेबना ग्राम में घटी। खेत में काम करने गई महिला दुलारी देवी पति गोविंद महतो को 2 जंगली हाथियों ने जमीन पर पटक कर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर बालूमाथ वन क्षेत्र पदाधिकारी नंद कुमार मेहता समेत वन विभाग के अन्य कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और वार्ता की। मृतका के आश्रित को तत्काल सहायता के रूप में 40,000 रुपए दिए गए। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। इधर दूसरी घटना बालूमाथ मुरपा पद पर पिंडार कोम के समीप घटी। यहां ट्रैक्टर ने एक बाइक को धक्का मार दिया। बाइक पर सवार मुकेश कुमार राम 21 वर्षीय और उसकी चाची उर्मिला देवी जो है बिशनपुर बालूमाथ निवासी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उर्मिला देवी की मौत हो गई। पलामू में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम पर हमला, 2 नाबालिगों को छुड़ा ले गए परिजन। पलामू जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के तलैया बमभंडी गांव में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रशासन को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है। सूचना के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ प्रदीप दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर लिया। बताया जाता है कि जैसे ही प्रशासनिक टीम लड़कियों को लेकर जाने लगी, ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ ने प्रशासनिक वाहन को घेर लिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई तथा सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हंगामे के बीच ग्रामीणों और परिजनों ने मौका पाकर दोनों नाबालिग लड़कियों को प्रशासनिक टीम से छुड़ा लिया और वहां से लेकर फरार हो गए। बीडीओ प्रदीप दास ने बताया है कि डीएसपी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालते हुए टीम के साथ हाथापाई की और वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह डीएसपी राजीव रंजन ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इलाके में पुलिस कैंप कर रही है और पूरे मामले की जांच के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की आवास पर दावत ए इफ्तार, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर गुरुवार को दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटे राजा, आईएएस अधिकारी, डीडीसी, एसपी, जिला स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुस्लिम मौलानों द्वारा अजान के साथ की गई। इसके बाद मुस्लिम समाज के रोजेदारों द्वारा नमाज अदा की गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश में रमजान के मौके पर इफ्तार का आयोजन किया जाता है ताकि आपसी भाईचारा बनी रहे। पूर्व मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इफ्तार का आयोजन कर रोजेदारों को बधाई दी गई है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक छोटे राजा ने कहा कि पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित इस इफ्तार में दोनों समुदाय के लोग उपस्थित होकर आपसी भाईचारे का परिचय दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों ने की मुलाकात, सोरेन ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के नवप्रोन्नत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अब तक वे जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में योगदान देते रहे हैं, उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी काम करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशीलता और निष्ठा से ही सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से ही राज्य के सर्वांगीण विकास को गति मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने सभी नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रशासनिक कार्य के लिए प्रेरित किया। बोकारो के गरगा डैम में युवक की डूबने से मौत, 24 घंटे बाद एनडीआरएफ ने 100 किया बरामद। नहाने के दौरान चला गया था गहरे पानी में। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित गरगा डैम में नहाने के दौरान एक 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के 24 घंटे बाद गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान झोपड़ी कॉलोनी निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दीपक अपने 5-6 दोस्तों के साथ गरगा डैम घूमने गया था। सभी दोस्त डैम में नहाने के लिए पानी में उतरे। नहाते समय दीपक गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबने लगा। उसके एक दोस्त ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और दीपक पानी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बालीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। स्थानीय गोताखोरों ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन बुधवार देर शाम तक शव नहीं मिल सका। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम बुधवार शाम को ही डैम पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरा, दलदल और पानी में झाड़ियों के कारण तलाशी अभियान में बाधा आई, जिसके कारण उस दिन शव बरामद नहीं हो सका। गुरुवार को दोबारा शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने युवक का शव डैम से बाहर निकाल लिया। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई व बुकिंग न होने से जनता परेशान, गैस एजेंसियों पर बढ़ी भीड़। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच देवघर में भी एलपीजी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट गहराता जा रहा है। जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई और बुकिंग में आ रही दिक्कतों के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग नहीं होने और सिलेंडर की समय पर डिलीवरी नहीं होने से मां तारा, बाबा हिंद, भारत गैस और शिवम इंडियन गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कई उपभोक्ता एजेंसी कार्यालय पहुंचकर गैस बुकिंग और सिलेंडर की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वहीं एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से बुकिंग में समस्या आ रही है और सिलेंडर की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से होटल व रेस्टोरेंट संचालकों और अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट की रसोई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में भी खाना बनाने और अन्य आवश्यक सेवाओं के संचालन में दिक्कतें आने लगी है। इसी बीच कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि सेवाएं बाधित न हों। पत्नी पर गलत नजर रखने के शक में पड़ोसी का घर फूंका, भेजा गया जेल। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पत्नी पर गलत नजर रखने के शक में पति ने अपने ही पड़ोसी के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें घर में रखा सामान और स्कूटी जलकर राख हो गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद जांच की गई। पुलिस ने आग लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमित कुमार है। गिरफ्तार आरोपी पहाड़ी टोला के सरनास्थल के पास का रहने वाला है। इस मामले को लेकर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि यह घटना 10 मार्च की है। आग लगाकर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये लोग एक दूसरे के पहले से परिचित हैं और गलत नियत के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गोड्डा में बारात में पिस्टल लहराते 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दिखाई तत्परता। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में बारात के दौरान पिस्टल लहराने का मामला सामने आया है। जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार, उनके पास से एक अवैध देशी कट्टा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। युवक बारात में कट्टा लहराकर भौकाल मचा रहे थे। जानकारी के अनुसार 11 मार्च की रात गोड्डा के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि ग्राम धमड़ी में एक बारात में 2 युवक पिस्टल लहरा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर मेहरमा थाना की पुलिस ने छापामारी टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने जैसे ही गांव पहुंची, पुलिस वाहन को देखकर 2 संदिग्ध युवक भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि सशस्त्र बल की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम बिहारी कुमार और जो पीयूष कुमार बताया है। दोनों बिहार के बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने की मुलाकात।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस क्रम में असम जातीय परिषद के अध्यक्ष श्री जोहेलुरिन ज्योति गोगोई ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी असम चुनाव, झारखंड में चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह तथा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजू भी मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।